नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो किसी किस्से कहानियों की तरह नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी की सच्ची घटना है। ये घटना आज भी मुझे रातों में जगाए रखती है। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं? तो मैं बस इतना कहता हूं, अगर मेरी जगह तुम उस रात होते तो शायद कभी ये सवाल दोबारा ना पूछते। ये बात कुछ साल पुरानी है। मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और छुट्टियों में घर लखनऊ लौट रहा था। उस दिन मुझे रात 10 बजे की ट्रेन मिली थी। सर्दियों का मौसम था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और प्लेटफॉर्म पर भीड़ लगी हुई थी। मैं अपने डिब्बे में चढ़ा और खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था। खिड़की से पेड़ों की परछाइयां पीछे की ओर भागती दिख रही थी। कुछ ही देर बाद टिकट चेकर टीटी आया। उसने मेरा टिकट देखा और फिर बोला, आप कहां तक जा रहे हैं? मैंने कहा, लखनऊ। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, वैसे बीच में एक छोटा स्टेशन आएगा, छोटा हरिपुर। वहां रात में ज्यादा लोग उतरते नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, वहां भूत प्रेत रहते हैं क्या? चेकर अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में हल्का डर झलक रहा था। साहब, लोग कहते हैं कि वहां अजीब हादसे होते हैं। कई यात्री गायब हो चुके हैं और जो बचे हैं उन्होंने ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं हंसा और बोला, यह सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। चेकर बस इतना कहकर आगे बढ़ गया, आप माने या न माने, लेकिन अगर कभी वहां उतरना पड़े तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। उसकी बात सुनकर मुझे हल्की हंसी तो आई, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी बैठ गई। रात के करीब 12 बजे होंगे। ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और अनाउंसमेंट हुआ, अगला स्टेशन छोटा हरिपुर। मैंने खिड़की से बाहर झांका। दूर अंधेरे में एक टूटा फूटा सा प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। स्टेशन पर एक भी बल्ब ठीक से नहीं जल रहा था। बस झपकती हुई पीली रोशनी और टूटे हुए बोर्ड पर लिखा नाम, छोटा हरिपुर। अजीब बात यह थी कि इतने बड़े डिब्बे में से कोई भी यात्री वहां उतरने के लिए खड़ा नहीं हुआ। पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया था। ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी और तभी मैंने देखा, प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा था। सफेद शर्ट, काली पैंट, लेकिन उसके कपड़े जगह जगह खून से सने हुए थे। और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन तभी वो आदमी मुस्कुराने लगा। ऐसी मुस्कान जिसे देखकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक मेरे मन में आया, अगर थोड़ी देर के लिए मैं उतर कर देखूं तो। जिज्ञासा के मारे मैं नीचे उतर गया। प्लेटफॉर्म पर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर जंगल से आती रहस्यमयी सरसराहट। वो आदमी अब मेरे सामने खड़ा था। उसकी मुस्कान और गहरी हो चुकी थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा और तभी ट्रेन की सीटी बजी। गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अब डिब्बे में सब लोग खिड़की से मुझे देख रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे सब पत्थर के बन गए हों। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ट्रेन जा चुकी थी और मैं उस सुनसान भूतिया स्टेशन पर अकेला रह गया। ट्रेन दूर निकल चुकी थी। अंधेरे में उसकी सीटी की गूंज धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा, टूटी फूटी बेंचें और जंग लगे लोहे के खंभे। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियों तक चुभ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद मैं बेवकूफी कर बैठा हूं। ट्रेन को छोड़कर यहां उतरना बहुत बड़ी गलती थी। मैंने इधर उधर देखा। पूरा स्टेशन वीरान पड़ा था। सिर्फ एक टूटी छत के नीचे जली भुनी सी ट्यूबलाइट झपक रही थी। वो आदमी, वही खून से सना शख्स, अब भी वही खड़ा था। उसकी आंखों से लाल रोशनी झलक रही थी, जैसे अंधेरे में अंगारे जल रहे हों। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ा। कौन हो तुम? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सीधा चलते हुए मेरे बिल्कुल पास आ गया। उसके शरीर से मिट्टी, गीली लोहे और खून की मिली जुली अजीब सी बदबू आ रही थी। वो मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया,
तुम्हें यहां नहीं उतरना चाहिए था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तेजी से पीछे हट गया। मैंने सोचा शायद ये कोई पागल है। डरते डरते मैं प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की ओर चल पड़ा, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हवा और भारी होती जा रही हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शुक्र है, मैंने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी अचानक स्टेशन की टूटी ट्यूबलाइट तेज चमकी और बंद हो गई। अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में मुझे लगा जैसे बहुत सारे कदमों की आवाजें गूंज रही हों, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। मैं ठिठक गया। दिल धक धक कर रहा था। फिर अचानक एक सीटी बजी। मैंने देखा पटरियों पर एक ट्रेन आ रही थी, लेकिन वो ट्रेन अजीब थी। उसके डिब्बे पुराने और जर्जर थे। खिड़कियों पर काले पर्दे लगे हुए थे। इंजन से धुआं नहीं निकल रहा था। फिर भी वो पटरी पर तेजी से दौड़ रही थी। वो ट्रेन सीधे स्टेशन पर आकर रुकी। डिब्बों के दरवाजे अपने आप खुल गए। मैंने अंदर झांक कर देखा। अंदर लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। पीली आंखें, नीला चेहरा और होठों पर अजीब मुस्कान। सभी यात्री एक साथ मेरी ओर देखने लगे। मेरा खून सूख गया। ऐसा लग रहा था मानो सब मुझे ही बुला रहे हों। अचानक उनमें से एक औरत खिड़की से झुककर बोली, आओ, देर मत करो, सीट खाली है तुम्हारे लिए। उसकी आवाज ठंडी और गूंजती हुई थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने तुरंत पलट कर देखा। वही खून से सना आदमी मेरे पीछे खड़ा था। उसने जोर से कहा, भागो यहां से, वरना ये ट्रेन तुम्हें कभी लौटने नहीं देगी। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? ये सब क्या है? उसने भारी आवाज में कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यात्री था। इसी ट्रेन में बैठा था और फिर कभी अपने घर नहीं पहुंच पाया। मेरी सांसें रुक गईं। वो आगे बोला, ये स्टेशन श्रापित है। यहां जो ट्रेन रात 12 बजे आती है, उसमें बैठने वाला कभी लौट कर नहीं जाता। सबको लगती है ये सामान्य ट्रेन है, लेकिन असल में ये मौत की ट्रेन है। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया। तभी वो औरत फिर से चीखी, जल्दी आओ, वरना देर हो जाएगी। अब ट्रेन के डिब्बों से लोग बाहर उतरने लगे। उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। कोई घिसटते हुए चल रहा था, किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी की आंखें बाहर निकली हुई थी। सब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। वो खून से सना आदमी अचानक चिल्लाया, भागो, पीछे मत देखना, वरना तुम्हें भी खींच लेंगे। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और स्टेशन से बाहर की ओर भागा। पटरियों के किनारे से भागते हुए मैं सीढ़ियों तक पहुंचा। सीढ़ियों से उतरकर बाहर जाने का रास्ता था, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, मेरे कानों में आवाज आई, अरविंद, रुक जाओ। यह आवाज मेरी मां की थी। मैं ठिठक गया। बेटा, ट्रेन पकड़ लो, घर जल्दी पहुंच जाओ। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। पटरियों पर वही खून से सना आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और उसकी आवाज बिल्कुल मेरी मां जैसी थी। मैं जड़ हो गया था। मेरे सामने वही खून से सना आदमी खड़ा था और अब उसकी आवाज बिल्कुल मेरी मां जैसी थी। मेरे दिमाग ने तुरंत कहा, नहीं, ये मेरी मां नहीं हो सकती। ये मुझे फंसाने के लिए आवाज बदल रहा है। मैंने बिना पीछे देखे सीढ़ियां ही उतरनी शुरू की। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा छाती फट जाएगी। नीचे उतरते ही ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक चारों ओर धुंध छा गई। स्टेशन का बाहर का हिस्सा भी बिल्कुल सुनसान था। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और अंधेरा। मैंने तेजी से भागना शुरू किया। आधा किलोमीटर तक पगडंडी सा रास्ता था जो गांव की ओर जाता था। करीब 10 मिनट तक भागने के बाद दूर मुझे कुछ घरों की धुंधली रोशनी दिखाई दी। मैं उसी ओर दौड़ पड़ा। गांव पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आया। उसने लालटेन उठाकर मेरा चेहरा देखा और घबराकर बोला, रात में स्टेशन से भागकर आ रहे हो? मैं हांफते हुए बोला, हाँ, ट्रेन छूट गई थी और वहां अजीब चीजें हो रही थी। आप मुझे मदद कीजिए।
बूढ़े आदमी ने अंदर आने का इशारा किया। अंदर छोटे से कमरे में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। एक बुजुर्ग औरत ने मुझे पानी दिया। मैं पसीने से तरबतर था। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम बहुत बड़े खतरे से बाल बाल बचे हो। रात में उस स्टेशन पर रुकना मौत को दावत देने जैसा है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? आखिर उस स्टेशन में ऐसा क्या है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यह कहानी बहुत पुरानी है, आज से करीब 40 साल पहले की। उसने कहना शुरू किया। पहले छोटा हरिपुर एक व्यस्त स्टेशन हुआ करता था। दिन रात ट्रेनें रुकती थीं। लोग यहां चाय नाश्ता करते, हंसी खुशी रहती। लेकिन फिर एक रात भयानक हादसा हुआ। रात 12 बजे एक पैसेंजर ट्रेन आई। पता नहीं इंजन में खराबी थी या ट्रैक में गड़बड़ी, लेकिन ट्रेन पटरी से उतर गई और सीधे पुल के नीचे खाई में गिर गई। पूरे के पूरे 5 डिब्बे आग में जल गए। 100 से ज्यादा लोग जिंदा जलकर मर गए और कहते हैं कि उनमें से ज्यादातर की लाशें कभी बरामद भी नहीं हुई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बूढ़ा आगे बोला, उस रात के बाद से वो स्टेशन कभी वैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि हर रोज रात 12 बजे वही ट्रेन फिर आती है। मर चुके यात्री उसी ट्रेन में बैठे रहते हैं। जो कोई भी उस ट्रेन में चढ़ गया वो कभी लौट कर नहीं आता। मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन मैंने वहां एक आदमी देखा, खून से सना हुआ। उसने मुझे भागने को कहा। वो कौन है? बूढ़े की आंखों में दर्द उभर आया। शायद वो भी उन्हीं में से एक है। कुछ आत्माएं अपने दर्द में इतनी फंसी होती हैं कि दूसरों को चेतावनी देती रहती हैं, लेकिन याद रखना, उनकी मदद करने की कोशिश मत करना, वरना वे तुम्हें भी अपने साथ खींच ले जाएंगे। मुझे ठंडे पसीने आने लगे। मैंने खिड़की से बाहर झांका। धुंध और गहरी हो चुकी थी। पूरे गांव में सन्नाटा था। अचानक दूर से सीटी की आवाज आई। रात के ठीक 12 बज रहे थे। बूढ़ा कांपते हुए बोला, लो, मौत की ट्रेन फिर आ गई। मैंने देखा, गांव से भी उस स्टेशन की दिशा में हल्की लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे आग जल रही हो, और हवा में जलते मांस की गंध तैर रही थी। मेरी आंखों के सामने वो दृश्य ताजा हो गया। जलते डिब्बे, चीखते यात्री और खून से सना आदमी। मैंने बूढ़े से पूछा, क्या कभी किसी ने उस ट्रेन को रोका है या उसके सच का पता लगाने की कोशिश की है? बूढ़ा धीरे से बोला, हाँ, कई लोग आए थे, पत्रकार, अफसर, यहां तक कि साधु संत भी। लेकिन जो भी रात में स्टेशन पर गया सुबह तक जिंदा नहीं लौटा, या फिर लौटा तो पागल होकर। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। मैं सोचने लगा, क्या सचमुच आत्माएं अब भी उस हादसे में फंसी हुई हैं, या ये सब किसी श्राप का असर है? मेरे दिल में डर भी था और जिज्ञासा भी। रात के करीब 2 बजे होंगे। सब सो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। अचानक मैंने देखा, गांव की गली में कोई चल रहा है। सफेद कपड़े, लटकते हाथ और अजीब चाल। वो धीरे धीरे उस बूढ़े के घर की तरफ बढ़ रहा था। मैंने ध्यान से देखा, वो वही खून से सना आदमी था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था और होंठों से खून टपक रहा था। मैं खिड़की के पास जड़ होकर बैठा था। मेरी आंखें उस अजीब शख्स पर टिकी थी। सफेद कपड़े खून से सने हुए, चेहरा नीला पड़ चुका और आंखें आग की तरह चमक रही थी। वो आदमी गांव की गली में धीरे धीरे चलता हुआ हमारे घर की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि घिसटते हुए, जैसे पैर जमीन पर भारी हो। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने तुरंत उस बूढ़े को जगाया। चाचा, उठिए, वो आदमी, वही खून से सना आदमी यहां आ रहा है। बूढ़ा चौंक कर उठा और खिड़की से झांका। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, ये तो वही है। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर उसने मेरी कलाई पकड़कर कहा, जल्दी से दिया बुझा दो, कोई आवाज मत करना, वरना ये हमें देख लेगा। मैंने कांपते हाथों से लालटेन बुझा दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। हम दोनों खिड़की से बाहर झांक रहे थे। वो आदमी अब घर के बिल्कुल सामने आ चुका था। उसकी सांसें भारी और गहरी थीं, जैसे किसी घायल जानवर की हो। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और धीरे धीरे खटखटाने लगा। मेरी रूह कांप गई। बूढ़ा फुसफुसाया, दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। खटखटाहट और तेज हो गई। अब उस आवाज में गुस्सा था, और तभी वो आवाज बदल गई। अरविंद,
दरवाजा खोलो बेटा, मैं तेरी मां हूं। मैंने जैसे ही ये सुना मेरा खून जम गया। बूढ़ा तुरंत गुर्राया, ये छलावा है, मां की आवाज में बुलाता है, मत फंसना इसमें। लेकिन आवाज और भी मासूम होती गई। बेटा, मैं तुझसे मिलने आई हूं, दरवाजा खोल दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। दिल कह रहा था खोल दूं, लेकिन दिमाग चीख रहा था नहीं। अचानक पूरे घर में जलते मांस की गंध फैल गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। खिड़की से देखा, वो आदमी अब दरवाजे से हटकर आंगन में खड़ा था। उसकी आंखें सीधे हमारी ओर टिकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे लगता था जैसे हमें दिख नहीं रहा, शायद अंधेरे की वजह से। कुछ देर बाद उसने सिर उठाकर इतना जोर से चीखा कि पूरा घर हिल गया। उस चीख में दर्द, गुस्सा और भूख सब कुछ था। फिर धीरे धीरे वो धुंध में गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बस हमारी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी तरह वो रात बीती। जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से आई, गांव में थोड़ी हलचल शुरू हुई। लोग खेतों की ओर जाने लगे। मैंने चैन की सांस ली। लगा जैसे मौत के मुंह से बच निकला हूं। बूढ़ा बोला, बेटा, अब तुम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अगर उस आत्मा ने तुम्हें देख लिया तो अगली रात तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने डरते डरते पूछा, लेकिन यह आत्मा सिर्फ मुझे ही क्यों पीछा कर रही है? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, क्योंकि तुमने उसकी दुनिया में कदम रख दिया है। स्टेशन पर उतरकर तुमने उसकी नींद तोड़ी है। अब वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। बूढ़ा मुझे गांव के मंदिर ले गया। वहां कुछ और बुजुर्ग बैठे थे। सबने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई अभिशप्त व्यक्ति हूं। एक बुजुर्ग औरत बोली, तुम्हें वहां नहीं उतरना चाहिए था बेटा। अब वो आत्मा तुम्हें अपना हिस्सा समझती है। मैं कांपते हुए बोला, कोई तरीका है इससे छुटकारा पाने का? तभी एक और बूढ़ा बोला, कहते हैं कि उस हादसे वाली रात कई लाशें पटरियों के नीचे फंसी रह गई थी। न सही अंतिम संस्कार हुआ, न शांति मिली। जब तक उन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलेगा, यह श्राप चलता रहेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सोच रहा था, क्या सचमुच ये सब हो रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूं? लेकिन फिर मुझे पिछली रात की वो जलती आंखें याद आईं, वो चीखें, वो मौत की ट्रेन। नहीं, यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। अब सवाल था, क्या मैं घर पहुंच पाऊंगा या मेरी किस्मत भी उन्हीं यात्रियों जैसी होगी जो मौत की ट्रेन में सवार होकर गायब हो गए। उसी दोपहर मैं गांव के तालाब के पास बैठा था। अचानक मुझे फिर वही जलते मांस की गंध महसूस हुई। मैंने पलटकर देखा, धुंध के बीच वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा डरावना नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे मोक्ष चाहिए, मेरी मदद करो। मैंने पसीने से तरबतर होकर उसकी ओर देखा। क्या यह आत्मा सचमुच बुरी थी या बस अपने दर्द में भटक रही थी? उस आत्मा की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, मुझे मोक्ष चाहिए, मेरी मदद करो। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन मेरे भीतर का डर अब भी जिंदा था। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो और मुझसे मदद क्यों मांग रहे हो? आत्मा की परछाई धुंध में कांपने लगी। फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, मेरा नाम रघुनाथ था, मैं इसी स्टेशन का मास्टर था। उसने कहना शुरू किया, साल 1984 की वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात ट्रेन पटरी से उतरी थी। मैं ड्यूटी पर था। इंजन से पहले ही धुआं निकल रहा था, पर अधिकारियों ने उसे रोकने से मना कर दिया। जब ट्रेन आई, उसकी स्पीड बहुत तेज थी। पटरी टूटी हुई थी और देखते ही देखते पूरा डिब्बा खाई में जा गिरा। सैकड़ों लोग चिल्लाते रहे, जलते रहे, और मैं कुछ नहीं कर पाया। गांव वाले मुझे दोषी मानने लगे। कहते हैं कि मैंने पैसों के लालच में मरम्मत नहीं करवाई, कुछ ने तो मेरे खून की कसम खाई। उसकी आवाज भर्रा गई। लोगों ने मुझे ही मार डाला। गुस्साए भीड़ ने स्टेशन पर ही मुझे पीट पीट कर मार डाला। मेरी लाश को पटरियों पर फेंक दिया, वहीं जहां ट्रेन की लाशें पड़ी थी। मैं अवाक रह गया। रघुनाथ की आंखों में आग भड़क उठी। मैं उसी दिन से यहां बंधा हुआ हूं। उन यात्रियों की चीखें, उनका दर्द, सब मेरी आत्मा से चिपक गया। हर रात ठीक 12 बजे वही ट्रेन लौटती है,
उसमें वही लोग बैठे होते हैं, उनकी आत्माएं भटकती हैं और मैं भी। उसकी आवाज अचानक बदल गई। लेकिन अब तू आ गया है, तूने मेरी आवाज सुनी है, शायद तू ही मेरी मदद कर सकता है। मैंने डरते डरते पूछा, कैसी मदद? वो धीरे धीरे मेरे पास आया। तू उस खाई में जाएगा जहां ट्रेन गिरी थी, वहां अब भी हमारी आत्माएं फंसी हुई हैं। अगर तू हमारी अधजली हड्डियां ढूंढ कर दफना देगा तो हमें शांति मिल जाएगी। मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन वहां जाना खतरनाक है। रघुनाथ गुर्राया। खतरनाक तो है ही, लेकिन अगर तूने ये काम नहीं किया तो समझ ले, अगली रात तू भी मौत की ट्रेन का हिस्सा होगा। उसकी आंखें लाल हो उठी। उस शाम मैंने बूढ़े चाचा से सारी बात बताई। वो गहरी सोच में पड़ गया। बेटा, उस खाई में जाना आसान नहीं है। गांव के लोग वहां जाते ही नहीं। कहते हैं कि रात में वहां से अब भी चीखें सुनाई देती हैं। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन अगर यह सच है तो शायद आत्माओं को शांति दिलाकर यह श्राप खत्म किया जा सकता है। चाचा ने सिर हिलाया। तू नहीं जानता, जो भी वहां गया वो लौट कर नहीं आया। लेकिन अगर तुझे जाना ही है तो सूरज ढलने से पहले लौट आना, वरना। उसकी बात अधूरी रह गई। अगले दिन सुबह मैं अकेला खाई की ओर निकल पड़ा। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी अनजान परिंदे की चीख। करीब 1 घंटे बाद मैं उस खाई के किनारे पहुंचा। जगह देखकर मेरी रूह कांप गई। नीचे जली हुई पटरियां, टूटे डिब्बों के लोहे के ढांचे और काली पड़ी राख। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी हादसा हुआ हो। मैंने नीचे उतरने की कोशिश की। वहां चारों ओर जलने की बदबू अब भी फैली थी। अचानक मेरे कानों में आवाज आई, बचाओ, हमें बचाओ। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर चीखें और तेज हो गई, जैसे सैकड़ों लोग अब भी वहीं फंसे हों। मैं कांप गया। मेरे सामने राख में से एक अधजला हाथ बाहर निकला और मेरी ओर बढ़ा। मैंने चीख मारकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उस हाथ ने मेरी टखने को पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी और बेहद मजबूत थी। उस जलते हाथ से वही आवाज आई, अरविंद, हमें मुक्त कर। मैं पूरी ताकत से पैर छुड़ाकर भागा और ऊपर खाई के किनारे आ गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे झांका तो राख में और भी हाथ हिल रहे थे। आंखें चमक रही थी। वो सब मुझे बुला रहे थे। मेरे कानों में रघुनाथ की आवाज गूंज रही थी, अगर तूने इन्हें दफनाया नहीं तो अगली रात ये तुझे भी खींच लेंगे। मैं पसीने से लथपथ खड़ा रह गया। खाई से लौटने के बाद भी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरे शरीर में अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे उन आत्माओं की पकड़ अब भी मेरी टखने पर हो। गांव लौटकर मैंने बूढ़े चाचा को सब कुछ बताया। वो गंभीर आवाज में बोले, बेटा अरविंद, तूने सच में उन आत्माओं की पुकार सुन ली है। अब तुझे बचना मुश्किल होगा। वो तुझसे मदद चाहते हैं। अगर तूने नहीं की तो तू भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस रात मैं फिर स्टेशन पर गया। चाचा ने मना किया था, लेकिन मेरे भीतर बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं रोक नहीं पाया। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। हवा की सीटी, पटरियों की हल्की चमक और टूटी हुई बेंचों पर उड़ती धूल। पूरा माहौल डराने वाला था। मैंने टॉर्च जलाकर प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। अचानक मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा, खाली सन्नाटा, लेकिन पांवों की आहट अब भी सुनाई दे रही थी। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। तभी पटरियों के उस पार एक परछाई दिखी। वो धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कोई और भी मेरी तरह स्टेशन का चक्कर लगा रहा हो। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा वहां कोई नहीं था, लेकिन गीली मिट्टी पर ताजा पैरों के निशान बने हुए थे। मेरी रूह कांप उठी। अचानक दूर से सीटी की आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा कोई असली ट्रेन आ रही है, लेकिन घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। गांव वाले साफ कह चुके थे कि यहां रात में कोई ट्रेन नहीं रुकती। फिर ये आवाज। मैं घबराकर प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा हो गया। कुछ ही पल बाद पटरियों पर धुंध फैल गई। धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। और तभी
सीटी और तेज हो गई। मेरे सामने से धुंध के बीच एक पुरानी ट्रेन गुजरने लगी। डिब्बों के शीशे टूटे हुए थे। अंदर बैठे लोगों की आकृतियां जल चुकी थीं। कुछ बिना चेहरों के थे, कुछ की आंखें खून से भरी हुई थीं। उनकी चीखें पटरियों पर गूंज रही थीं। मैं स्तब्ध होकर देखता रह गया। अचानक एक डिब्बे की खिड़की से एक औरत का जला हुआ चेहरा बाहर आया और चिल्लाई, बचाओ हमें, अरविंद। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मेरा नाम कैसे जानती थी? ट्रेन आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर डिब्बे से कोई ना कोई हाथ बाहर निकल रहा था। कुछ हाथ मुझे पकड़ने के लिए लहरा रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म से पीछे हटने लगा। तभी अचानक ट्रेन रुक गई। दरवाजा चरमराकर खुला और उसमें से एक जलती हुई आकृति बाहर उतरी। वो आधा इंसान था, आधा राख। उसके कपड़े अब भी धुएं से जल रहे थे। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें गहरी लाल थीं। वो कुछ कदम दूर आकर रुका और भारी आवाज में बोला, अरविंद, तू हमें शांति देगा या नहीं? मैं कांपते हुए बोला, मैं कोशिश करूंगा। वो आत्मा पास झुककर बोली, कोशिश नहीं, कसम खा, वरना तू भी आज रात हमारी ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा। उसकी सांस इतनी ठंडी थी कि मेरे चेहरे पर बर्फ सी जम गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बेहद ठंडी और लोहे जैसी मजबूत थी। अचानक मेरी आंखों के सामने वो हादसा घूमने लगा। लोग चिल्ला रहे थे, बच्चे चल रहे थे, औरतें मदद की गुहार लगा रही थीं। मुझे लगा जैसे मैं उसी हादसे के बीच खड़ा हूं। मैं जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। टॉर्च मेरे हाथ से गिर गई। अंधेरा और भी गाढ़ा हो गया। उसी वक्त अचानक मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। पास के गांव में किसी ने आरती शुरू कर दी थी। जैसे ही वो आवाज हवा में फैली, आत्मा ने मेरा हाथ छोड़ दिया। उसकी आंखें डर से सिकुड़ गईं और वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। ट्रेन भी अचानक धुंध के साथ ओझल हो गई। प्लेटफॉर्म फिर सुनसान हो गया। सिर्फ मेरी टॉर्च जमीन पर पड़ी झिलमिला रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और भागता हुआ स्टेशन से बाहर आ गया। दिल अब भी धड़क रहा था। मेरे मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, ये आत्माएं मेरा नाम कैसे जानती हैं? क्यों मुझे ही चुना गया है? मुझे एहसास हो गया था कि ये कहानी अब यहीं खत्म नहीं होने वाली। उस रात के बाद मेरी नींद पूरी तरह गायब हो गई थी। आंखें बंद करते ही वही जलते चेहरे, वही ट्रेन और वो ठंडी पकड़ याद आ जाती। लेकिन एक सवाल मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, आत्माएं मेरा नाम कैसे जानती हैं? गांव के लोग मुझे देखकर चुप हो जाते, मानो सबको पता था कि अब मैं भी उस श्राप में फंस चुका हूं। अगली रात मैं फिर स्टेशन पर गया। डर के बावजूद मुझे खिंचाव सा महसूस हो रहा था। स्टेशन पर कदम रखते ही धुंध उठी और रघुनाथ की परछाई मेरे सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें पहले से और गहरी थीं। अरविंद, अब तू भाग नहीं सकता। तूने हमारी आवाज सुन ली है। तू ही वो इंसान है जो हमें मुक्त करेगा। मैंने गुस्से में कहा, लेकिन मेरा नाम तुम सबको कैसे पता है? रघुनाथ ठंडी हंसी हंसने लगा। जो इस पटरी पर आता है उसका अतीत और भविष्य दोनों हमें दिखता है। हमने तेरे नाम की गूंज उस रात से सुनी थी जब तू पैदा हुआ था। मेरी रूह कांप गई। रघुनाथ ने कहा, हर 100 साल में एक इंसान ऐसा आता है जो हमारे दर्द को महसूस कर सके। तू वही है। अगर तूने हमें मुक्त नहीं किया तो तू हमारी ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा। उसकी आवाज अचानक गरज में बदल गई। आज रात तुझे हमारी एक आत्मा का सामना करना होगा। अगर तू जिंदा बच गया तभी आगे का रास्ता खुल पाएगा। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही प्लेटफॉर्म हिलने लगा। धुंध में से एक औरत निकली। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसके बाल राख में लिपटे हुए थे। वो चीखते हुए मेरी ओर बढ़ी, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। अचानक उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा दिल पर रख दिया हो। मेरी सांस अटकने लगी। वो औरत चीखते हुए बोली, मेरा बच्चा ट्रेन में ही जल गया था। तू उसे ढूंढ कर नहीं लाया तो तू भी जल जाएगा। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक मेरे हाथ में रखी टॉर्च जल उठी
और उसकी रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ी। वो औरत चीख मारकर पीछे हट गई। उसका शरीर धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। धुंध से रघुनाथ फिर प्रकट हुआ। देखा, यही है हमारा श्राप। वो औरत तब तक चैन से नहीं सोएगी जब तक उसका बच्चा नहीं मिल जाता, और उसका बच्चा अब भी उस खाई में जलती पटरियों के बीच फंसा हुआ है। मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं अकेला ये सब कैसे करूं? रघुनाथ की आंखें अंगारों की तरह चमकी। या तो तू करेगा, या फिर अगली बार मौत की ट्रेन में तेरा डिब्बा भी होगा। इतना कहकर रघुनाथ गायब हो गया। मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा रह गया, लेकिन अचानक मुझे लगा जैसे कोई अब भी मुझे घूर रहा है। टॉर्च की रोशनी घुमाई तो देखा कि पटरियों पर दर्जनों परछाइयां खड़ी हैं। सबकी आंखें लाल थीं। सब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आहट पटरियों पर गूंज रही थी। थक थक थक। मैं डर के मारे भागने लगा। जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकला, वो सब मेरे पीछे भागने लगे। उनकी परछाइयां इतनी लंबी थीं कि जमीन पर फैलकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं पूरी ताकत से दौड़ा और गांव की तरफ जाने वाली पगडंडी पर पहुंच गया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। वो स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी सांस अटक गई। मुड़कर देखा, वही औरत खड़ी थी जिसकी आत्मा अभी अभी गायब हुई थी। उसकी आंखों में सिर्फ आग थी। वो फुसफुसाई, मेरा बच्चा ढूंढ, वरना तू अगला होगा। उसके शब्दों के साथ ही पूरा जंगल चीखों से भर गया। गांव वालों की नजरें अब और भी अजीब हो गई थी। जब मैं सड़क से गुजरता तो सब खामोश हो जाते, जैसे मैं अब इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं रहा। बूढ़े चाचा ने एक दिन गंभीर आवाज में कहा, अरविंद, तूने अगर सच्चाई जाननी है तो तुझे रेलवे क्वार्टर जाना होगा। वहां शायद तुझे जवाब मिले। रेलवे क्वार्टर स्टेशन के पास बना वो पुराना मकान जिसमें सालों से कोई नहीं रहा। कहते हैं वहां खुद स्टेशन मास्टर रघुनाथ की आत्मा का डेरा है। शाम ढलते ही मैं टॉर्च और एक पुरानी चाबी लेकर क्वार्टर की ओर बढ़ा। इमारत खंडहर जैसी थी। छत टपक रही थी, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और दीवारों पर सीलन की बदबू थी। दरवाजा चरमरा कर खुला तो अंदर गहरी अंधेरे की परतें थीं। मकड़ी के जाले हर जगह फैले थे। टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। कमरों में टूटी मेज कुर्सियां, फटे कागज और बिखरी फाइलें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कभी अचानक सब कुछ छोड़ दिया गया हो। एक अलमारी के कोने में धूल से भरी एक मोटी डायरी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, स्टेशन मास्टर रघुनाथ, 1983। डायरी में रोज की ड्यूटी और ट्रेनों का हिसाब था, लेकिन कुछ पन्नों बाद लिखावट बदल गई। ट्रैक टूटा है, मैंने रिपोर्ट भेज दी है, पर अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया। उन्हें सिर्फ पैसों की पड़ी है। अगर ट्रेन उसी पटरी से गुजरी तो बड़ा हादसा होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। कुछ पन्नों आगे लिखा था, आज रात फिर आवाजें आई, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। शायद ये मेरा वहम है या फिर कोई आने वाली मौत की आहट। डायरी के बीचों बीच एक पन्ना पूरी तरह धब्बों से सना था। टॉर्च की रोशनी डालकर देखा तो वो धब्बे खून के थे। उस पन्ने पर कांपते हाथों से लिखा था, अगर मैं मर गया तो ये स्टेशन कभी चैन नहीं पाएगा। मेरी सांस अटक गई। अलमारी के नीचे एक मुड़ा तोड़ा नक्शा पड़ा था। खोलकर देखा, वो पूरे रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके का नक्शा था। एक जगह लाल निशान से गोला बना हुआ था। उसके नीचे लिखा था, मौत की खाई, यानी वही जगह जहां हादसा हुआ था। लेकिन नक्शे में एक और रहस्य था। खाई के नीचे एक सुरंग बनी हुई दिखाई गई थी। मैं सन्न रह गया। क्या उस सुरंग का हादसे से कोई लेना देना था? अचानक कमरे में अजीब आवाज गूंजने लगी, किसी के कदमों की आहट, और फिर दरवाजे पर परछाई। मैंने टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल डायरी अपने आप पलटने लगी। पन्ने तेजी से घूमते रहे और एक जगह रुक गए। उस पन्ने पर लिखा था, 12 बजे मौत की ट्रेन सुरंग से होकर गुजरती है। मेरी रूह कांप गई। अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। मैंने टॉर्च डाली। बाहर वही औरत खड़ी थी जिसकी आत्मा ने मुझसे अपने बच्चे को ढूंढने की गुहार लगाई थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो फुसफुसाई,
मेरा बच्चा सुरंग में है, उसे ढूंढ। इतना कहते ही उसका चेहरा शीशे में पिघल कर गायब हो गया। मैं डर के मारे बाहर भागा। क्वार्टर से निकलते ही हवा तेज चलने लगी। पत्तों के बीच अजीब सरसराहट थी। अचानक दूर से सीटी की आवाज आई। रात के ठीक 12 बज रहे थे। मैंने स्टेशन की तरफ देखा। धुंध में फिर वही पुरानी ट्रेन दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके इंजन से आग निकल रही थी और ट्रेन सीधा उसी सुरंग की ओर बढ़ रही थी जिसका जिक्र नक्शे में था। रेलवे क्वार्टर से निकला तो मेरा दिमाग उस नक्शे और डायरी की बातों से भरा हुआ था। सुरंग, मौत की ट्रेन और बच्चा, ये 3 शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। गांव लौटकर मैंने फिर डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रेन को रोकने का आदेश मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैंने इसे रोका नहीं तो सैकड़ों लोग मरेंगे। अगर मैं बचा तो इस रहस्य को दुनिया को बताऊंगा, और अगर नहीं बचा तो मेरी आत्मा हमेशा इसी स्टेशन पर भटकेगी। लिखावट अचानक वहीं खत्म हो गई। उस पन्ने पर उंगलियों के निशान ऐसे दबे थे जैसे किसी ने मौत से ठीक पहले उसे लिखा हो। अगले दिन मैं गांव के बुजुर्गों के पास गया। मैंने नक्शा दिखाकर पूछा, ये सुरंग कहाँ है? सबने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोश हो गए। आखिरकार एक बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, बेटा, उस सुरंग का जिक्र मत कर। वो मौत का मुंह है, जो भी वहां गया लौटा नहीं। मैंने जिद की, लेकिन वहीं हादसे का राज छिपा है, और शायद वहीं उस औरत का बच्चा भी। बूढ़े ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है। स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर पटरियों के किनारे झाड़ियों के पीछे एक गुप्त रास्ता है, वही सुरंग का दरवाजा है। लेकिन अगर तू वहां गया तो बचकर नहीं लौटेगा। रात होते ही मैं टॉर्च और नक्शा लेकर स्टेशन की ओर निकला। चारों ओर गहरी खामोशी थी। अचानक हवा में वही सीटी की आवाज गूंजी। घड़ी में ठीक 12 बजे थे। पटरियों पर धुंध छा गई और उसी में से मौत की ट्रेन निकलती दिखी, लेकिन इस बार उसने स्टेशन पर नहीं रुका। वो सीधे सुरंग की ओर बढ़ रही थी। इंजन से चिंगारियां निकल रही थी। डिब्बों में बैठे लोग चीख रहे थे, खिड़कियों पर हाथ मार रहे थे। मैं दौड़ता हुआ ट्रेन के पीछे पीछे गया। झाड़ियों के बीच से गुजरते ही नक्शे में दिखाया हुआ रास्ता मिला। सामने एक बड़ा पत्थर था जिसके पीछे काला अंधेरा मुंह खोले खड़ा था। वही सुरंग। जैसे ही ट्रेन अंदर गई, उसके पहियों की आवाज गूंजती रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। अब सुरंग के अंदर सिर्फ गहरी खामोशी बची थी। मैंने हिम्मत करके टॉर्च जलाया और अंदर कदम रखा। दीवारों पर नमी टपक रही थी। अंदर सड़ांत की बदबू थी, जैसे सदियों से कोई शव सड़ रहा हो। कुछ दूर चलते ही मुझे पट्टरियों के पास जली हुई हड्डियां दिखी। वो इंसानी हड्डियां थीं, आधी राख बन चुकी। अचानक मेरे कानों में बच्चों की रोने की आवाज आई। मैंने टॉर्च घुमाई। अंधेरे में छोटे छोटे हाथ हिल रहे थे। सामने राख के ढेर में से एक छोटा बच्चा बाहर निकला। उसका शरीर आधा जला हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें मासूमियत भी थी। वो रोते हुए बोला, अम्मा, मुझे अम्मा के पास ले चलो। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कांपते हाथों से कहा, तुम्हारी अम्मा तुम्हें ढूंढ रही हैं, मैं तुम्हें उसके पास पहुंचाऊंगा। अचानक सुरंग गूंज उठी। पीछे से सीटी की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। धुंध में वही मौत की ट्रेन लौट रही थी। इस बार उसका इंजन सीधा मेरी ओर बढ़ रहा था। डिब्बों की खिड़कियों से सैकड़ों आत्माएं हाथ हिलाते हुए चिल्ला रही थीं। मैं बच्चे को पकड़कर किनारे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे, जैसे पट्टरियों ने मुझे बांध लिया हो। ट्रेन कुछ ही सेकंड दूर थी। बच्चा मेरी बांह पकड़कर चीखा, अगर तूने हमें मुक्त नहीं किया तो हम तुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। उसकी आवाज गूंजते ही मेरी टॉर्च बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और उस ट्रेन की गर्जना थी। टॉर्च बंद हो चुकी थी। सामने से आती ट्रेन की चीखती आवाज मेरे कान फाड़ रही थी। मैंने बच्चे का हाथ कसकर पकड़ लिया। धुंध के बीच उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मैंने कोशिश की पैर हटाने की, लेकिन सचमुच पट्टरियों ने मुझे जकड़ लिया था, जैसे लोहे ने मेरी टांगों को खींचकर जड़ दिया हो। ट्रेन अब कुछ ही सेकंड दूर थी। इंजन से आग के शोले निकल रहे थे।
बच्चा मेरे कान में फुसफुसाया, भाग नहीं सकता। अगर बचना है तो हमें मुक्त कर, वरना तू भी यहीं सड़ जाएगा। अचानक सुरंग की दीवारों से खून टपकने लगा। लाल लाल धारें पटरियों पर बह गईं। उनमें डूबते ही मेरी आंखों के सामने हादसे की तस्वीर उभर आई। सैकड़ों यात्री चीख रहे थे। डिब्बों में आग लगी थी। लोग दरवाजे पीट रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल पाया। आखिरकार पूरी ट्रेन जलकर इसी सुरंग में दफन हो गई। मैंने बच्चे की तरफ देखा। वो कांपते हुए बोला, अम्मा मुझे छोड़कर चली गई थी। ट्रेन ने हमें निगल लिया। अब मेरी आत्मा कैद है। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। मैंने चिल्लाकर कहा, तेरी अम्मा आज भी स्टेशन पर तुझे ढूंढ रही है। हर रात वही तुझे पुकारती है। बच्चा अचानक चीख पड़ा। उसकी चीख के साथ सुरंग कांप गई। अब इंजन मेरे सामने था। मैंने आंखें बंद कर ली, सोचा अब सब खत्म। लेकिन तभी बच्चा हवा में उड़कर ट्रेन के सामने खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाकर चीखा, रुक जा। ट्रेन अचानक झटके से थम गई। उसके डिब्बों से हजारों आत्माएं बाहर निकल आईं। वो सब एक साथ चिल्ला रही थीं, हमें शांति दो, हमें मुक्त करो। उनके चेहरे आधे जले हुए थे। कुछ के सिर नहीं थे, कुछ के हाथ पांव। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया। लेकिन तभी वो औरत वही सफेद साड़ी वाली सुरंग में दिखाई दी। उसकी आंखें नम थीं। उसने बच्चे को पुकारा, मेरे लाल। बच्चा भागकर उसकी गोद में जा गिरा। औरत ने उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों की चीख और रोना सुरंग में गूंजने लगा। मैं स्तब्ध खड़ा ये दृश्य देखता रहा। अचानक उनके शरीर से एक सफेद रोशनी निकली। धीरे धीरे बाकी आत्माएं भी उसी रोशनी में समाने लगी। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, आत्माएं मुक्त हो गई। लेकिन जैसे ही रोशनी बुझी, औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब लाल थीं। वो ठंडी हंसी हंसी और बोली, मुक्ति नहीं, ये तो शुरुआत थी। अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। इतना कहते ही सुरंग अंधेरे से भर गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली हो। सैकड़ों हाथ मुझे खींचकर पटरियों पर गिराने लगे। मेरे कान में फुसफुसाहट आई, अब तू भी यहीं सड़ेगा, जैसे हम सदियों से सड़ रहे हैं। मैंने पूरी ताकत से चीखा, नहीं, मैं यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन सुरंग गूंज रही थी और मौत की ट्रेन फिर से चालू हो गई। सुरंग में गूंजती मौत की ट्रेन की आवाज मेरे कान फाड़ रही थी। सैकड़ों हाथ मुझे खींच रहे थे। मेरी सांस रुकने लगी थी। वो औरत जो अभी अभी बच्चे की मां बनी थी, अब धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी सफेद साड़ी काली पड़ गई, आंखें और लाल हो गईं। उसका चेहरा जलने लगा जैसे किसी ने उसे आग में फेंका हो। वो हंसते हुए बोली, तुझे लगा हम शांति चाहते हैं? नहीं, हम बदला चाहते हैं। जिसने हमें जलाया, जिसने हमें सुरंग में कैद किया, अब हम उसकी हर औलाद को निकलेंगे। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन मेरा क्या कसूर? वो धीरे से मेरे कान में बोली, तू उनकी औलाद है जिनकी वजह से हम मरे। उसने अपनी लंबी उंगली से सुरंग की दीवार पर इशारा किया। वहां खून से लिखा था, मौत की ट्रेन 1962 साजिश स्टेशन मास्टर और अफसरों की। मुझे झटका लगा। क्या ये वही स्टेशन मास्टर था जिसकी डायरी मेरे हाथ लगी थी? औरत फिर बोली, वो झूठा था। उसने हमें बचाने का नाटक किया, लेकिन असल में वही हमें मौत की ओर ले गया। अब सुरंग में आत्माएं चक्कर काटने लगी। उनकी चीखें, हंसी, रोना सब मिलकर पागल कर देने वाला शोर कर रही थी। मैंने आंखें बंद की, लेकिन उनकी परछाइयां मेरी पलकों के पीछे भी घूम रही थी। एक आत्मा अचानक मेरे सीने में समा गई। मैं कांप उठा। मेरे हाथ कांपने लगे, दिमाग सुन्न हो गया। मैंने महसूस किया जैसे मैं अब उनका हिस्सा बन रहा हूं। अचानक वही बच्चा फिर सामने आया, लेकिन इस बार उसकी आंखें मासूम नहीं थीं। वो बोला, तू भाग नहीं सकता। अब तू हमारी दुनिया में है। सिर्फ मौत तुझे आजाद कर सकती है। उसकी छोटी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूरी ताकत से पटरियों से पैर छुड़ाया। जैसे ही पैर हिला, मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ सुरंग लंबी होती जा रही थी। मैं दौड़ता रहा, लेकिन सुरंग का अंत कहीं नहीं था। पीछे से ट्रेन का इंजन फिर चीखा,
अब वो सीधे मेरे पीछे था। शून्य दौड़ते दौड़ते अचानक मुझे बाईं दीवार पर एक लोहे का दरवाजा दिखा। वो आधा टूटा हुआ था। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और अंदर घुस गया। अंदर एक अजीब सी जगह थी। दीवारों पर पुराने नक्शे, टेलीफोन, फटे हुए कागज बिखरे थे। ये कोई गुप्त कंट्रोल रूम जैसा लग रहा था। टेबल पर एक पुराना फाइल पड़ा था। मैंने कांपते हाथों से खोला। उसमें लिखा था, रेलवे के बड़े अफसरों ने रिश्वत के लिए घटिया माल से सुरंग और पटरी बनवाई। मैंने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने मुझे धमकाया। अगर मैं सच्चाई बाहर लाता तो मेरा परिवार मारा जाता। इसलिए मैंने चुप्पी साध ली और उसी रात ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। फाइल पर स्टेशन मास्टर के साइन थे। फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरा वंशज ये फाइल पढ़े तो जान ले कि उसका खून इस हादसे का गुनहगार है। मेरे हाथ कांप गए। फाइल में जिस स्टेशन मास्टर का जिक्र था वो मेरा परदादा था। इसलिए वो औरत और आत्माएं मुझे देख रही थी। इसलिए वो कह रही थी कि मैं गुनहगारों की औलाद हूं। अचानक कंट्रोल रूम की छत से खून टपकने लगा। दीवारों से हाथ निकलकर मेरी गर्दन पकड़ने लगे। बच्चा दरवाजे पर खड़ा था। वो धीरे से बोला, अब तू बच नहीं सकता। तेरे खून से ही हमारी शांति पूरी होगी। कमरा कांप रहा था। ट्रेन की सीटी इतनी तेज हो गई कि मेरे कान से खून बहने लगा। मैंने डरते डरते आंखें बंद कर लीं। कंट्रोल रूम खून से भर रहा था। दीवारों से निकले हाथ मेरी गर्दन दबा रहे थे। बच्चे की आंखें लाल जल रही थीं। औरत की हंसी सुरंग में गूंज रही थी। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा, तेरे खून में वही पाप है जिसने हमें जलाया। तेरे परदादा ने हमें मौत दी, अब तू हमें मुक्ति देगा। मैंने हाँफते हुए कहा, मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं तो बस सच्चाई जानना चाहता था। औरत दहाड़ते हुए बोली, खून कभी माफ नहीं करता। ट्रेन की सीटी फिर गूंजी। अब पूरा कंट्रोल रूम हिलने लगा। पटरियों पर से ट्रेन गुजरती दिखी, लेकिन ये हकीकत नहीं थी। ये आत्माओं की बनाई हुई परछाई थी। बच्चा धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, अगर तू सचमुच निर्दोष है तो अपने खून से हमें आजाद कर। उसने अपने छोटे हाथ में जंग लगी छुरी थाम ली। मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो मैं खुद को चोट पहुंचाकर अपने खून से उनकी प्यास बुझाऊं, या फिर उनकी आत्माओं का हिस्सा बन जाऊं। गर्दन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। सांसें टूटने लगी। मैंने कांपते हाथों से छुरी पकड़ी। दिल धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। धीरे धीरे मैंने अपनी हथेली काट दी। खून की धार फर्श पर गिरते ही पूरा कमरा रोशनी से भर गया। जैसे ही मेरा खून गिरा, आत्माएं और ज्यादा चीखने लगीं। उनके चेहरे तड़पने लगे। कुछ हंस रही थीं, कुछ दर्द से रो रही थीं। औरत ने खून अपने हाथों से उठाकर पिया और चिल्लाई, अब बदला पूरा हुआ, गुनहगार का खून हमें मिला। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। बच्चे ने अचानक कहा, नहीं अम्मा, ये खून गुनहगार का नहीं है, ये निर्दोष का खून है। तूने हमें फिर धोखा दिया। औरत की आंखें फट गईं। उसने चीखते हुए मुझे धक्का दिया। अचानक कंट्रोल रूम की दीवारें जलने लगीं। आग फैल गई, धुआं भर गया। आत्माएं चीख चीख कर भागने लगीं। बच्चा मेरी तरफ देखकर बोला, भाग, वरना तू भी यहीं जल जाएगा। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अब पत्थर बन चुका था। आग ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मेरे कानों में औरत की हंसी गूंज रही थी, तूने हमें धोखा दिया, अब तू कभी यहां से बाहर नहीं जा पाएगा। मैंने पूरी ताकत से पत्थर का दरवाजा धक्का दिया। मेरे हाथ खून से लथपथ थे। अचानक दरवाजा फटकर खुला और मैं बाहर पटरी पर आ गिरा। सामने वही सुरंग का रास्ता था, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। दीवारों पर जलते चेहरे उभर आए थे। हर चेहरा चीख रहा था, हम अब भी कैद हैं। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब नहीं थी, लेकिन उसका हंसता चेहरा दीवार पर जलता दिख रहा था। अचानक सुरंग कांपने लगी। ट्रेन की सीटी पहले से भी ज्यादा तेज गूंजी। मैं समझ गया, ये सब खत्म नहीं हुआ है। मेरे खून ने उन्हें शांत नहीं किया, बल्कि और ताकतवर बना दिया। ट्रेन मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं भागा, लेकिन सुरंग का अंत कहीं नजर नहीं आ रहा था। सुरंग कांप रही थी। ट्रेन की सीटी इतनी तेज थी कि मेरी रगों में खून उबलने लगा।
मेरे कान से खून बह रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ट्रेन के डिब्बों से परछाइयां निकलकर हवा में तैर रही थी। हर परछाई जलते हुए मुसाफिर की थी। उनकी चीखें सुरंग में गूंज रही थीं। हमें मुक्ति दो, हमें मुक्ति दो। मैंने चीख कर कहा, मैं निर्दोष हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं। लेकिन वो औरत दीवार पर उभर कर बोली, तेरे खून ने हमें ताकत दी है, अब तू कभी यहां से नहीं निकलेगा। अचानक सुरंग के बीच एक और परछाई उभरी। वो स्टेशन मास्टर की आत्मा थी, वही जिसने डायरी लिखी थी। उसने मुझे देखा और कहा, बेटे तू निर्दोष है, लेकिन तेरे खून ने इन पिशाच आत्माओं को और ताकत दी है। अब उन्हें रोकने के लिए तुझे मेरे रास्ते पर चलना होगा। मैं कांपते हुए बोला, कौन सा रास्ता? उसने जवाब दिया, बलिदान का रास्ता। स्टेशन मास्टर की आत्मा ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसने कहा, अगर तू इस लालटेन को जलाकर ट्रेन के सामने रख देगा तो पूरी ट्रेन आग में समा जाएगी, लेकिन याद रख, उस वक्त तू भी उसमें जल जाएगा। मैंने गहरी सांस ली। मेरे सामने मौत थी और दूसरी तरफ वो सैकड़ों आत्माएं थीं जो सदियों से कैद थीं। ट्रेन अब सीधा मेरी ओर आ रही थी। उसके पहियों से चिंगारियां निकल रही थीं। डिब्बों में से जलते हुए हाथ बाहर निकल रहे थे। मैंने कांपते हाथों से लालटेन जलाई। उसकी रोशनी सुरंग में फैल गई। आत्माएं चीखने लगी। वो औरत दीवार से उतरकर मेरी ओर दौड़ी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। ट्रेन चीखते हुए मेरे सामने आ पहुंची। मैंने पूरी ताकत से लालटेन उसके इंजन पर फेंकी। पल भर में आग का विस्फोट हुआ। पूरी ट्रेन जलने लगी। डिब्बों की खिड़कियों से आत्माएं चिल्लाती हुई बाहर निकल रही थीं। औरत ने दर्द से चीखते हुए कहा, नहीं, तूने हमें धोखा दिया। मैं भी आग की लपटों में घिर गया। मेरे कपड़े जलने लगे। स्टेशन मास्टर की आत्मा ने चिल्लाकर कहा, अब भाग सुरंग से बाहर, वरना तू भी यहीं जल जाएगा। मैं पूरी ताकत से दौड़ा। पीछे आग का तूफान था। ट्रेन जलते जलते धुएं में बदल रही थी। बच्चे की आवाज गूंजी, धन्यवाद, अब हम आजाद हैं। उसकी आवाज धीमी होती गई। मैंने दौड़ते दौड़ते सुरंग का दरवाजा पार किया। जैसे ही बाहर निकला, मैं जमीन पर गिर पड़ा। सांसें तेज थी, शरीर जल चुका था, लेकिन मैं जिंदा था। पीछे मुड़कर देखा, सुरंग अब धुंध से भर चुकी थी। ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था। गांव लौटकर मैंने लोगों को सब बताया। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने मुझे पागल कहा। लेकिन उसी रात जब मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे खिड़की के बाहर ट्रेन की सीटी सुनाई दी, धीमी, डरावनी, और फिर बच्चे की आवाज, तूने हमें मुक्ति दी, लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया। सुरंग जल गई, ट्रेन राख हो गई, आत्माएं मुक्त हो गई। लेकिन उस रात खिड़की के बाहर सुनी वो सीटी, उसने मेरी नींद और चैन सब छीन लिया। रात के अंधेरे में दीवारों पर ट्रेन के डिब्बों की परछाइयां दिखने लगी। पहियों की घर्र घर्र आवाज कमरे में गूंजती रही। मेरे कानों में बच्चों की रोने की आवाज आई। मैं डर से उठा और खिड़की खोली। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में वो औरत खड़ी थी, वही सफेद साड़ी वाली। उसकी आंखें लाल थीं। उसने धीरे से कहा, तूने सोचा सब खत्म हो गया? नहीं, ये श्राप अब तेरे खून में बह रहा है। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने कहा, रात को खाली ट्रैक पर ट्रेन दौड़ती है। गांव के 2 लड़के जो देखने गए थे, सुबह उनकी जली हुई लाशें मिली। बुजुर्गों ने डर कर मुझसे कहा, बेटा, तूने जो किया उससे आत्माएं और ताकतवर हो गई। अब वो सिर्फ स्टेशन पर नहीं, पूरे गांव में घूम रही हैं। मैंने सबको सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। कुछ ने कहा मैं पागल हूं, कुछ ने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन रात दर रात वो ट्रेन लौटती रही। हर बार खिड़की से बाहर वही बच्चा दिखता। वो मुस्कुराता और कहता, तू हमारी कहानी का हिस्सा बन गया है। धीरे धीरे मुझे समझ आया, ये आत्माएं कभी मुक्ति नहीं चाहती थी। उनका असली मकसद था अपना श्राप आगे बढ़ाना, और वो श्राप अब मुझसे जुड़ गया था। मैं गुनहगार की औलाद था और अब मेरा खून उनकी ताकत बन गया था। एक रात मैंने तय किया कि सब खत्म कर दूं। मैं फिर स्टेशन गया।
चारों ओर सन्नाटा था। घड़ी में ठीक 12 बजे धुंध फैली और उसी धुंध से ट्रेन निकली। वही मौत की ट्रेन, धुआं छोड़ती, आग उगलती। लेकिन इस बार उसने रुककर मेरा इंतजार किया। डिब्बों की खिड़कियों से सैकड़ों हाथ बाहर निकले। औरत इंजन पर खड़ी थी। उसने हाथ फैलाकर कहा, अब आजा, तेरा सफर हमारे साथ पूरा होगा। बच्चा मेरी ओर मुस्कुराते हुए बोला, तू बच नहीं सकता, अब तू हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। मेरे पैर जैसे खुद ब खुद पटरी की ओर बढ़ने लगे। मेरे कान में आवाज गूंजी, अगर तू चढ़ गया तो तेरी आत्मा भी सदियों तक इस ट्रेन में भटकेगी। मैं चिल्लाया, नहीं, मैं निर्दोष हूं। लेकिन ट्रेन की सीटी ने मेरी चीख दबा दी। उस रात मैं ट्रेन में चढ़ा या नहीं, यह कोई नहीं जानता। सुबह गांव वालों ने स्टेशन की पटरी पर सिर्फ मेरी जली हुई डायरी पाई। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मौत की ट्रेन हर रात लौटती है। अगर तुमने इसे पढ़ा तो अगला नंबर तुम्हारा है।